नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डिफेंस सर्कल में। मुझे उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और उसी के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और साथ में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पूरे पेपर वन का डिटेल सॉल्यूशन और आंसर की बताऊंगा। और आपके कुछ क्वेश्चंस को भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि जैसे क्वेश्चन पेपर इस बार का मुश्किल बहुत ज्यादा था क्या, कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर पेपर बहुत टफ था। क्या एक्चुअली में पेपर टफ था, क्या वो कौन सी साइड में था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है ना। इस बार आप बोल सकते हो कि यूपीएससी सीएससी की तरह लेंदी पेपर था वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। प्लस इस बार के हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आए, ये पूरा डिस्कशन करेंगे। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि नेक्स्ट ईयर की आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पेपर वन के जितने भी हमारे आंसर्स हैं वो आप मैच कर लेना। ये सेट डी है, अगर आपने एग्जाम के अंदर आपका सेट डी था तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो सेट डी में आप एकदम नंबर वाइज इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको सारे आंसर्स अपने हिसाब से आप मैच कर लेना, जो भी आपका सेट रहा हो क्वेश्चन के हिसाब से आप यहाँ पर मार्क करते जाना। तो एक एक करके मैं आपको आंसर्स बताता जाता हूँ। हो सकता है कुछ आंसर्स यहाँ पर मेरे गलत हो जाए, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि कम से कम गलतियां हो, है ना। एकदम फुल प्रूफ तरीके से तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि साइंस मेरा सब्जेक्ट है नहीं, मैंने वहां पर किसी की हेल्प ली है। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है नहीं, मैंने वहां पर और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प ली है। तो उसके बाद मैंने ये आंसर की प्रिपेयर करी है। तो हम देखते हैं कि आपके कौन कौन से आंसर्स यहाँ पर सही होने चाहिए। तो आप अपना जो पेपर है वो निकाल लेना और जो जो मैं आंसर्स यहाँ पर लगाता जाऊं आप उनको चेक कर लेना कि आपके उतने सही हो रहे हैं या फिर नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, सीधे मैं आपको आंसर्स बताता जाता हूँ, आप बाद में इसको चेक कर लेना। क्योंकि अगर पूरे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अलग से अगर आपको पूरा एनालिसिस चाहिए पेपर का तो आप मुझे बता देना, उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा कि आपको पूरा एनालिसिस चाहिएगा पेपर का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का था, स्टार्टिंग से ये जो सेट डी है, मैं याद रखना ये वाला क्या है, कौन सा सेट है, सेट डी। तो अगर आपका डी सेट आया था तो आप सीधे 1 2 3 4 से क्वेश्चन देखना शुरू कर देना। सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें ए आंसर है, वन ओनली। अब ये डिटेल डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे क्योंकि अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे विल काउंट द डे इज वेडनेसडे वंस द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस्ड। अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा जो क्लास 6 के एनसीईआरटी है उसमें पहला जो चैप्टर है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह, वहां पर इसके बारे में जो आपका टाइम जोन्स है वो बताया हुआ है, वहां पर बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। तो अगर वो इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट की साइड जाएगा तो वहां पर क्या होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, मतलब वेडनेसडे की बजाय एक दिन माइनस हो जाएगा, यानी कि मंडे होगा। तो अगर वेडनेसडे की जगह मंडे होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताऊं तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, 1 and 2 ओनली करेक्ट होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो सॉल्ट वेदरिंग है वो केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल नहीं है। अभी हमने जियोमॉर्फोलॉजी की क्लासेस पढ़ी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। तो अगर आपने देखा है तो हम उसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल वेदरिंग का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आपको पता था तो आप इसको सही लगा सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर क्या है हमारा सही है। उसके बाद मास मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात हुई है, ये भी जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज रैपिड मूवमेंट्स। तो रैपिड मूवमेंट्स कौन कौन से यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो जो क्रीप होता है वो और सोलिफिकेशन है ना, सोली सोलिफ्लक्शन, ये दोनों क्या होते हैं, स्लो मूवमेंट्स होते हैं। जबकि मड फ्लो एंड स्लम्प ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, फास्ट मूवमेंट होते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी 2 and 4, इसको आप लगा लेना। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हर सब्जेक्ट के मैं वीडियो बनाऊंगा जहां पर इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक वीडियो में पेपर 2 का भी बनाऊंगा और पेपर 2 को लेकर तो बच्चों के काफी सारे मैसेज आए मेरे पास कि सर हमने जो डिस्कस किया था ज्यादातर टॉपिक्स वहीं से आए और हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर गई। तो बहुत बहुत बधाई सभी को जिन्होंने भी वीडियो देखे उनको। अब और जिनका पेपर खराब गया वो भी ज्यादा परेशान मत होना, ये सारे जो पेपर है अगली बार का वो हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टेटो वोल्केनो, ये भी हमने अभी जियोमॉर्फोलॉजी की क्लासेस में कवर किया था, है ना। तो स्टेटो वोल्केनोस के बारे में अगर हम देखेंगे तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, मैं डिटेल से इसको नहीं पढ़ूंगा, आप इसको बाद में देख लेना। उसके बाद फिफ्थ में क्वेश्चन जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एब्रेशन। अब मैंने क्या हुआ था, अभी मैंने पिछली जो क्लास ली थी मतलब सैटरडे के दिन हमारी जो क्लासेस चल रही है उसमें मैंने बच्चों को बताया था इन चारों के बारे में, मैंने स्लाइड्स में तो लिख रखा है लेकिन डिटेल से उनको एक्सप्लेन नहीं करा था। तो अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि बहुत ज्यादा डिटेल में मैं सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊं।
पहले ऐसा होता था कि आप क्या करते थे कि बहुत शॉर्ट में पढ़ाकर आप निकल जाओ, है ना। कई सारे जो सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन इस बार जो पेपर है उसने ये साबित कर दिया कि अगर आप डिटेल से नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पर भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप इसको मैच कर लेना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 चारों इसका आंसर आएगा, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पीपल, चारों की जरूरत होती है तभी ये ठीक से काम करता है। ठीक है, सॉरी मैं सीधे 11 पे पहुंच गया। फिफ्थ के बाद मैं पहले 6 क्वेश्चन पे जाता हूँ। 6 क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को जिसने पेपर भेजा था उन्होंने पेज ऊपर नीचे कर दिए, तो फिफ्थ ये 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए और छठा क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 2 and 4 ओनली, है ना। जो बोनिन ट्रेंच है और जो कर्मेडेक ट्रेंच है ये दोनों के दोनों आपको यहाँ पर पूछा पैसिफिक ओशन, जबकि ये दोनों के दोनों अटलांटिक ओशन में मिलते हैं। बाकी दो ट्रेंच आपकी 2 and 4 यानी कि कैमन ट्रेंच एंड साउथ सैंडविच ट्रेंच ये दोनों के दोनों आपको यहाँ पर मिलती है पैसिफिक ओशन में। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है स्टेटमेंट विद नीप टाइड्स। तो नीप टाइड्स अभी क्लाइमेटोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर नीप टाइड्स के बारे में आपने पढ़ा होता तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा 2 and 3। तो आपने अगर 2 and 3 लगाया है तो ये सही होगा। ठीक है, उसके बाद ये टाइम को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि नॉर्मली देयर इज अ 7-day इंटरवल बिटवीन 2 नीप टाइड्स। तो 2 नीप टाइड्स के बीच में ऑलमोस्ट 2 वीक्स यानी 15 दिन के आसपास का डिफरेंस होता है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर, सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो सही है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल आप इसको बोल सकते हो, लेकिन करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा होगा, नॉर्मली नेशनल वाटरवेज मैंने ये तो पढ़ा था 1 से लेकर 7 तक, लेकिन इन सारों की बात हमने नहीं की थी। तो उन्होंने क्या करा, नेशनल वाटरवे 1, 10 and 100 पूछ लिया। अब थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर नेशनल वाटरवे गंगा के ऊपर है, नेशनल वाटरवे 10 अंबा रिवर के ऊपर है और नेशनल वाटरवे 100 तापी रिवर के ऊपर है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया था उनका एकदम सही था। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंजाब सरकार के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है शहीद आजम सरदार भगत सिंह हरिवाल लहर स्कीम। इसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, एक इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट है जहां पर ग्रीनरी और एफोरेस्टेशन के ऊपर फोकस हो रहा है। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो उसके बारे में आपको पता होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय डाटा फॉर्मेट के बारे में पूछा गया, थोड़ा सा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ, ये मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था इसके बारे में, पहली बार मुझे क्वेश्चन मिला है ना, राष्ट्रीय डेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बाउंसर्स होते हैं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। लेकिन अगर किसी ने तुक्का लगाया या फिर किसी को आता भी था इसके बारे में और ऑप्शन नंबर सी है तो फिर उनको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद 11th हमने पहले ही देख लिया था, है ना, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 11th हमने पहले ही देख लिया था, जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। इसमें ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया है तो आपका जो जवाब है वो एकदम सही है। ठीक है, यानी कि जो जीआईएस है उसके अंदर डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पीपल, इन चारों की जरूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, तो उसमें क्या पूछा गया है, भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना इसका क्या पर्पस है ना, कोड गिवन बिलो फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना में रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरिया होता है, बिल्कुल होता है, डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड्स ये भी होता है ना। भारतमाला परियोजना की बात हो रही है, कनेक्टिविटी फॉर नॉन मेजर पोर्ट्स, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्ट्स को कनेक्ट करने की बात हो रही है, और साथ में इसका सागरमाला से इंटीग्रेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो 13 थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट। तो आपको सारे की डेट्स अगर पता है तो यहाँ पर सही जवाब होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून, इसकी स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था। तो यही आपका क्या है, सही जवाब है। इसके अलावा अगर आप आईआईटी दिल्ली की बात करोगे तो ये 1961 में स्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद आईआईएसईआर पुणे की अगर बात करोगे ये आपका हुआ था 2006 में। और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो आईआईएम अहमदाबाद है, ये भी 1961 में स्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसके बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मैंने आपको बोला था कि जो क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़ना और इसी तरीके से आपको इनसर्कल करके उसको आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपसे जल जीवन मिशन के बारे में पूछा गया है और इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है।
क्योंकि ये इसमें बताया हुआ कि 2016 में शुरू हुआ था, जो कि इनकरेक्ट है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। तो अगर ये आपको पता है तो बहुत इजीली आपने इसको क्या कर दिया होगा, एलिमिनेट कर दिया होगा। इसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत इजीली यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर आप इसको सही जवाब बता सकते हो। जैसे जल जीवन मिशन के बारे में गलत क्या है, तो इसको अभी आप छोड़ दो पहले ऑप्शन को। इट एम्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज। ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी सबको मिलेगा तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। उसके बाद फंक्शनल टेप वाटर कनेक्शन इसके अंदर मिलेगा एवरी हाउस होल्ड को, बिल्कुल सही बात है, और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया था, जो कि यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी जो दो सिटीज है, ये कहां पर लोकेटेड है, कौन कौन से आइलैंड्स पर? तो जापान के आइलैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। जैसे उनके नाम क्या है, ओकेडू, होंशु, शिकोकू और शिकू। तो इसके जो दो आइलैंड्स है, एक है होंशु, होंशु के ऊपर ही क्या है आपका हिरोशिमा लोकेटेड है, जबकि क्यूशु के ऊपर क्या है, नागासाकी लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, करेक्ट है। बाकी आप अगर देखोगे तो सिको को यहाँ पर ऑप्शन में इसको इंप्लीमेंट क्या कर दो आप, है एक सेकंड, होंशु और क्यूशु, होंशु एंड क्यूशु आइलैंड, है ना। तो यहाँ पर दोनों शायद ऑप्शन में लिखे हुए हैं, होंशु एंड क्यूशु, दो जगह ऑप्शन में। तो हो सकता है यहाँ पर दो आपके आंसर सही हो, है ना। तो होंशु एंड सॉरी क्यूशु एंड होंशु, होंशु एंड क्यूशु। तो हो सकता है बी और सी इनमें से जो भी आपने क्वेश्चन लगाया हो वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दो, सॉरी क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन क्या है आपके, सेम है। क्यूशु एंड the cities of Hiroshima and Nagasaki are situated on which of the following islands, है ना। तो होंशु और क्यूशु जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर आपकी लोकेटेड है। होंशु के ऊपर हिरोशिमा और क्यूशु के ऊपर नागासाकी लोकेटेड है। तो यहाँ पर बी और सी जो भी आपने लगाया हुआ, क्योंकि ऑप्शन दोनों के दोनों क्या है आपके, सेम है। देखो अब अभी एसएससी के ऊपर आंदोलन हो रहा है, और एसएससी में आप देख लो कितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर आप देखो फिर भी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, होंशु एंड क्यूशु। हाँ बिल्कुल, दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है, सेम है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। अब मैं इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ पर मेरे जो भी कलीग है उनकी मैंने हेल्प ली है, मेरे फ्रेंड है, उनने जो भी मेरे को आंसर बताए, सॉल्व करके देखा है सारे आंसर्स, हमने कोशिश करी कि आपको सही मिले। आप इसको एक बार चेक कर लेना। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं करा, तो जरूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कई सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ अलग अलग एग्जाम्स के लिए, है ना। तो आप इसको फॉलो कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है। यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो मैं सीधे आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर जिसने भी ए लगाया 30 उनका सही जवाब है। उसके बाद 17 में 76 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डी यानी कि 5 आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 20 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर एकदम आपका सही जवाब होगा। 19 में क्या है, 2A, ये 18 हमारा हो गया इधर, और ये है 19 में 2A। 19 के बाद 20 की अगर हम बात करें तो 20 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। और उसके बाद 21 में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी 36 किलोमीटर आर, है ना। यहाँ पर नीचे ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें 35 किलोमीटर है, ये अभी छिप गया है, तो उसको आप चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 21 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को यदि हम देखें तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब होगा, 755। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यदि आप देखोगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी 5:1 ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर ए 144 आपका सही जवाब है। जिन्होंने भी ए लगाया होगा बहुत बहुत बधाई उनको। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में डी 2031 यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें तो यहाँ पर 220 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 27 की अगर हम बात करें तो उसमें ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, मैंने यहाँ पर सी लगा दिया गलती से, आप इसको करेक्ट कर लेना। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर सही जवाब है, दैट इज 2, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन हम डाउट है बी और डी को लेकर, लेकिन हमारा जो जवाब है वो डी है। मतलब जो सर है उन्होंने मुझे बताया कि आप डी बताना अपनी तरफ से, तो कंफ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको देखकर, तो या तो ऑप्शन नंबर डी होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी, लेकिन हमारी तरफ से यहाँ पर आंसर की के अंदर आप डी को सही मानना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके हिस्ट्री वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, है ना। हिस्ट्री वाले में जो पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर है कालीबंगन के बारे में यहाँ पर डिटेल दी हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज नोन फॉर द
evidence of a plugged field for its early Harappan levels with two sets of furrows at right angles to each other, suggesting two differential crop grown together, है ना। तो एक तरीके से दो फसलें एक साथ उगाने के जो पहले इंस्टेंसेस है आपको कहां पर मिलेंगे, उसके एविडेंसेस कालीबंगन के अंदर मिलते हैं। उसके बाद कृष्ण देवराय, a king of विजयनगर, composed a work on statecraft known as अमुक्त माल्यदा, है ना। कौन सी लैंग्वेज में था? तेलुगु। विजयनगर एम्पायर के किंग जो राजा थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है? अमुक्त माल्यदा, और इसकी लैंग्वेज क्या थी? तेलुगु। इसके अंदर उन्होंने रिलीजियस, पॉलिटिकल और कल्चरल राइटिंग्स लिखी थी, यानी कि वहां का रिलीजन कैसा था उस टाइम पर उनके एरिया में, वहां का कल्चर कैसा था और वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इन सब के बारे में वहां पर डिटेल में उन्होंने बताया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, Who among the following travelers reported the use of seed drill on the Karnataka coast, which is considered to be the earliest reference on the presence of the device in India, है ना। तो seed drill के बारे में पहली बार निकोलो कॉन्टी ने बताया था, जो भी हमारी रिसर्च है उसके बेसिस पर। ये 15th सेंचुरी में विजयनगर किंगडम के जो टाइम पीरियड था उसमें आया था, और यहाँ पर जो रूलर थे उनका नाम था देवराय वन। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना। तो देवराय वन के टाइम पर ये आया था 15th सेंचुरी में, 1420 के आसपास। तो ये आप सारी इंफॉर्मेशन अगली एग्जाम के लिए नोट कर लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ सासनिक आर्किटेक्चर। तो सासनिक जो आर्किटेक्चर है उसके मेन फीचर्स क्या है, इस कोड के बेसिस पे आपको बताना है। आर्क, वॉल्ट एंड डॉम, लिंटल एंड बीम, या फिर एप्लीकेशन ऑफ लाइम सीमेंट। तो आर्क, वॉल्ट एंड डॉम और एप्लीकेशन ऑफ लाइम सीमेंट, यानी कि 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? एकदम सही जवाब है। जबकि जो लिंटल एंड बीम है ये आपका जो सासनिक कल्चर है उसके अंदर यूरोपियन या फिर हम बोल सकते हैं इंडियन स्टाइल से गया था। तो यहाँ पर तीसरे को अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो इजीली आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मान सकते हो। उसके बाद 35 में, विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया द टर्म्स विचित्रचित्त, उसके बाद चित्रकरपुली एंड चैत्यकारी, ये किससे रिलेटेड है ना। तो ये सारे के सारे टाइटल्स हैं, और ये टाइटल्स किसके हैं? तो एक रूलर थे, पल्लव किंग थे, जिनका नाम क्या है? एक पल्लव जो डायनेस्टी थी उसके जो किंग थे जिनका नाम था महेंद्र वर्मन, है ना। तो महेंद्र वर्मन, ये उनको तीनों के तीनों क्या थे? उनके टाइटल्स थे। तो ये नाम याद रखना, क्या क्या नाम है? विचित्रचित्त का मतलब होता है क्यूरियस माइंडेड। उसके बाद चित्रकपुल्ली, इसका मतलब होता है टाइगर अमंग आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट के अंदर भी सबसे जो बेस्ट जो आर्टिस्ट है वो। और उसके बाद है चैत्यकारी, यानी कि टेम्पल बिल्डर, यानी कि चैत्यकारी का मतलब होता है टेम्पल बिल्डर। तो ये वहां के अलग अलग टाइटल्स थे जो किसको मिले थे? पल्लव किंग महेंद्र वर्मन को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? करेक्ट जवाब है। उसके बाद which one of the following Harappan sites has yielded evidence of a wash basin in the toilet of a house। तो किसी जो टॉयलेट है उसके हाउस के अंदर जो वहां पर जो टॉयलेट बना हुआ हाउस के अंदर, वहां पर वॉश बेसिन के पहले एविडेंसेस आपको कहां पर मिले थे? तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है बनवाली, वहां पर आपको ये करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनवाली। उसके अलावा कालीबंगन में अगर आप देखोगे तो वेल प्लांट आपको ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। धोलावीरा में एडवांस वाटर मैनेजमेंट मिलता है, जबकि लोथल के अंदर एक बहुत फेमस पोर्ट मिलता है। तो ये सारी डिटेल्स आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। उसके बाद 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें अवध में हेनरी लॉरेंस लड़ा था और उसको वहां पर हराया था बहुत बुरी तरीके से बकत अहमद ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। उसके बाद विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ओडिशा की हिस्ट्री के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन को काफी टफ मानूंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। तो इसके जो ऑप्शन है अगर आप देखोगे तो यूपीएससी में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबोव आर करेक्ट। तो एक ही करेक्ट है, दो है या फिर तीन है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये तो इनकरेक्ट है ना, क्योंकि जो कोणार्क टेम्पल है ये इन्होंने नहीं बनाया था। कोणार्क टेम्पल अगर आप देखोगे तो कोणार्क टेम्पल को नरसिंहदेव वन ने बनाया था, है ना। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी अच्छे से तो नरसिंहदेव जो वन थे उन्होंने कोणार्क टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है बनाना शुरू करा था, जबकि इन्होंने द्वारा जो कि अनंत वर्मन थे इनके द्वारा अगर आपको जगन्नाथपुरी टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप एलिमिनेट कर दोगे, दूसरा ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो ये भी ये वाला तो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। सॉरी ये और ये है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 को लेकर कंफ्यूजन है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1 और 3 यानी कि मेरे हिसाब से या तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, मतलब ज्यादा चांसेस ऑप्शन नंबर बी के हैं। तो अगर आपका बी सही हो रहा है यानी कि 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट होने चाहिए। इस हिसाब से दो स्टेटमेंट क्या है आपके यहाँ पर सही है। बाकी इसको लेकर मेरे मन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी मैं इसको सही मान के चल रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा ये जो लिटरेचर है उसको लेकर कंफ्यूजन है, इसको आप एक बार चेक कर लेना। तो इसको भी डाउटफुल कैटेगरी में आप रखना।
मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि कोणार्क टेम्पल नरसिंहदेव वन के द्वारा बनाया गया था, है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अगर 39 की हम बात करें तो उसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका एकदम करेक्ट है, यानी कि जो 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके, कहीं यहाँ पर 3 जो बुक्स हैं वो करेक्टली मैच्ड है, जबकि ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो आपका क्या है, ऋगर्त दीपक जो बुक है उसके जो लेखक है उनका नाम है वेंकट माधव, ना कि माधव योगी। तो वेंकट माधव यहाँ पर अगर होता तो यानी कि इनके द्वारा ही ये भी लिखी गई थी। ऋगर्त दीपक जो है ये भी वेंकट माधव के द्वारा लिखी गई थी, जबकि जो माधव योगी है उनकी किताब का नाम है अमरकंटक, है ना। तो यहाँ पर बाकी के तीनों क्या है यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 क्या है इनकरेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही जवाब होगा, यानी कि ये तीनों नीचे वाले जो है वो करेक्ट है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ किंग है और उनकी डायनेस्टी के बारे में सामने लिखा हुआ है, इनको आपको पेयर करना है और बताना है कि यहाँ पर सही कितने हैं, है ना। तो आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो 2 है वो करेक्टली मैच्ड है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो इनकरेक्ट है वो एक है इसमें लक्ष्मीकरण, जो कि पाल के नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके थे? कलचुरी वंश के थे। ठीक है, किसके थे? कलचुरी वंश के थे। जबकि जो जयपाल है वो एकदम सही बात है। चालुक्य जो भीमवंत है वो चालुक्य के थे, एकदम सही बात है ना। और जो लेलादित्य थे इनका बारे में आप ध्यान रखना, ये कश्मीर के नहीं थे, ये थे कारकुट डायनेस्टी के थे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 4 और 1 क्या है आपका करेक्टली मैच नहीं है, जबकि 2 और 3 क्या है आपके सही से मैच्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर बी। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके ही बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद 41 का अगर हम देखें तो यहाँ पर एकदम जो सही जवाब है वो नन है, कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट में क्या है कुछ ना कुछ गलतियां हैं। जैसे कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो नागपुर में हुई थी, ना कि पुणे में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। जो दूसरा स्टेटमेंट है, अगर पहले को आपने ध्यान से पढ़ा तो एमसी राजा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह एमसी राजा अगर सही होता लिखा होता तो वो सही स्टेटमेंट होता, तो ये भी आपका क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। और तीसरा जो स्टेटमेंट है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस है, इसके जो फाउंडर थे वो डॉक्टर बीएस मुंजे नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर क्या है सही जवाब आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो क्या है आपके इनकरेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो ऑल इंडिया जो डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस है इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ना कि बीएस मुंजे। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है थोड़ी थोड़ी उनमें क्या है गलतियां हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं बहुत ज्यादा मुश्किल मानूंगा, क्योंकि इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन किसी को भी याद नहीं रहती। अगर किसी का सही हुआ है तो बहुत बहुत बधाई। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट है ना। 1, 2 एंड जो 4 है वो आपका क्या है यहाँ पर सही है ना। जबकि जो 3 है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो जागेश्वर टेम्पल है वो गढ़वाल रीजन में ना होकर कहां पर लोकेटेड है? कुमाऊं रीजन में। और कुमाऊं रीजन में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अल्मोड़ा। अभी न्यूज में था ये टेम्पल, तो उस वजह से अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये भी मुश्किल सवाल है, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। अगर छोड़ के आए वो बहुत अच्छी बात है। तो जो जागेश्वर टेम्पल है वो कुमाऊं रीजन में लोकेटेड है। अगर कोई कुमाऊं का है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और लास्ट में सभी अपने क्वेश्चंस मतलब कितने स्कोर करा आपने कमेंट में जरूर बताना, उससे मेरे को आइडिया लगेगा कि आपका पेपर किस तरीके का हुआ है। उसके बाद द इंडेंट्योर्ड सिस्टम इन टी गार्डन्स ऑफ असम वाज अबोलिश्ड इन। अब इस क्वेश्चन में काफी डाउट्स हैं, मैंने सर्च करने की कोशिश करी, लेकिन अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। कहीं पर 1921 लिखा हुआ है, कहीं पर 1932 लिखा हुआ है, जो कि इस आंसर से मैच नहीं कर रहा है, तो मैं इसका सही जवाब नहीं बता पाऊंगा। आप इसको देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद विद रेफरेंस टू द इंडो रोमन ट्रेड हु अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड टू द ड्रेन ऑफ रोमन गोल्ड इनटू इंडिया। यानी कि इसने बताया था कि रोम से बहुत ज्यादा गोल्ड इंडिया में आ रहा है, इंडिया के यहाँ से जो सामान है कपड़े वगैरह रोम की तरफ एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो कौन इससे बहुत ज्यादा परेशान हुआ? अगर आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो इनके बारे में आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट है, 2 और 4 यानी कि प्लिनी और डियो क्या नाम है डियो क्रायोसिस्टम, है ना। इन दोनों ने इसके बारे में बताया था कि इंडिया के जो अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह है उनके बदले में रोम का जो बहुमूल्य गोल्ड है वो वहां पर जा रहा है। जबकि टोलमी ने एक ज्योग्राफर था, इन्होंने ज्योग्राफी की बात करी थी, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की दोनों ने बात नहीं की थी। तो स्ट्रेबो एंड टोलमी यहाँ पर क्या है इनकरेक्ट है, जबकि 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही जवाब होगा। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द कटापति सिस्टम, द हित सिस्टम एंड द द्विगणित सिस्टम आर एसोसिएटेड विद, है ना। तो ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है।
ये क्या क्या है इनके बारे में जब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। अब केमिस्ट्री यानी कि साइंस शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर भी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पर मैंने मेरे फ्रेंड्स की हेल्प ली है और सही जवाब आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। 46 में अगर आपने ए लगाया है तो आपका सही है। 47 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर करेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया तो सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी मतलब यहाँ पर 2 and 3 आर करेक्ट, है ना, स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग reagents can cause oxidation of an alcohol, तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसमें बी आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसके बाद 49 में अगर आप देखोगे तो 49 में ए आपका सही जवाब होना चाहिए, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन इन सनलाइट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ये भी नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 में अगर देखोगे तो सी डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपने बी लगाया है तो वो आपका एकदम क्या है, सही जवाब है। उसके बाद 52 में ऑप्शन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायड्स वाज नॉट गिवन बाय डोबर्नियर, है ना, तो ये आप देख लेना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है, इनमें भी आपको पूछा गया इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, है ना, कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं है। तो जो 53 है उसमें जो सेकंड स्टेटमेंट वो आपका क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होना चाहिए, सही जवाब होना चाहिए। उसके बाद मैच द लिस्ट वन, यहाँ पर लिस्ट मैच करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 54 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 अगर आप देखोगे तो उसमें बी जिन्होंने भी लगाया उनका जवाब एकदम सही है। आपको कुछ क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे और कुछ इन्वायरमेंट के, तो 8 से 10 क्वेश्चन इस बार कंप्यूटर और इन्वायरमेंट के आए थे। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है काफी इजी है, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से सबसे पुरानी, है ना, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज द ओल्डेस्ट, है ना, सबसे पुरानी कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, तो फोर्ट्रेन। ये लैंग्वेज आई थी आपकी लगभग 1957 के आसपास, है ना। उसके बाद अगर हम जावा की बात करें, है ना, तो जावा आई थी आपकी 1995 में, है ना, 1995 में। सी प्लस प्लस 1985 में आई थी, है ना, और जो प्रोलोग है वो आई थी 1972 में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फोर्ट्रेन क्या है, सबसे पुरानी लैंग्वेज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। बाकी सारे के सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है, अलग अलग टर्म्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। फिर 58, ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। विच इज द करेक्ट टर्म यूज्ड फॉर अ सेट ऑफ वायर्स यूज्ड टू कनेक्ट different internal components of the computer system for the purpose of transferring data as well as errors amongst them, है ना। तो यहाँ पर बस अगर आपने लगाया है तो वो आपका जवाब क्या है, एकदम सही है। जबकि हब, पोर्ट और जो राउटर होते हैं ये डिवाइसेस, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं और अलग अलग डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो अगर आपने डी लगाया था तो वहां पर आपका एकदम सही जवाब है। 59 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्मॉल मेमोरी, लेस एक्सपेंसिव मेमोरी एंड फास्ट मेमोरी, विच ऑफ द अबोव आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के बारे में आपसे कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे। यहाँ पर जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका क्या है, एक तरीके से गलत है। 1 and 3 जहां पर भी वो आपका क्या है, एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी होती है। उसके बाद 1 गीगाबाइट में कितने एमबी होती है, काफी इजी क्वेश्चन, ये किसी का गलत तो नहीं हुआ, कमेंट में बताना। 1024 एमबी होते हैं। उसके बाद 61 की अगर हम बात करें, यहाँ पर सीजनल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट एनी प्लेस ऑन द अर्थ रिसीव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है। अगर आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी है तो बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन पता होगा, है ना। तो इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, तो उसके एक्सिस के ऊपर अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से क्या आते हैं, सीजन्स आते हैं। और जो सनलाइट होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट से, उसके अंदर वेरिएशंस आपको देखने को मिलता है। तो 61 में क्या है, डी आपका क्या है, सही जवाब है। उसके बाद रामसर कन्वेंशन, ये भी हमने डिस्कस किया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है, तो ये वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पर 1971 में वेटलैंड्स के कंजर्वेशन को लेकर एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा गया था रामसर कन्वेंशन। तो 1971 में ये साइन हुआ था। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो आईपीसीसी के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, एकदम सही बात है, उसके नाम में लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। It was set up in the year 1988 by the World Meteorological Organization,
तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे। WMO प्लस यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर 1988 में IPCC को सेटअप किया था। बहुत बेसिक क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का। उसके बाद 64 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडियाज की क्लाइमेट टारगेट्स इंक्लूड, यहाँ पर तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। अभी रिसेंटली इसके बारे में एक रिपोर्ट भी आई थी, गवर्नमेंट ने बजट के अंदर और अलग अलग अभी जो COP29 हुआ था वहां पर भी इसके बारे में बताया था। मैंने आपको याद रखो एक RWP प्रोग्राम चलाता था एक चैनल के ऊपर में, वहां पर COP29 जब हमने डिस्कस किया था तो इंडिया के जो इनिशिएटिव्स है और जो टारगेट्स है उनके बारे में आपको डिटेल से बताया था। तो ये क्वेश्चन अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो वहां से डायरेक्टली आपका बन जाता है। उसके बाद विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, है ना। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है इसमें से, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी तीनों की तीनों क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है। ये क्या है, आपका एक तरीके से पॉल्यूटेंट है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होती है, यानी कि जो बाहर से इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ना, उसको ये अपने आप पास ट्रैप कर लेती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, बढ़ता है और टेम्परेचर राइज होता है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक पॉल्यूटेंट है ना, ये खराब है लेकिन ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपको याद रखना सही है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66, फिर से यहाँ पर साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं, तो मैं सीधे आपको सही आंसर बता के आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 66 में जो सही आंसर है वो है डॉपलर इफेक्ट, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 67 में अगर हम देखें तो गॉस लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स द मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो गॉस का लॉ होगा, मुझे आइडिया नहीं है, इतना डिटेल से मैंने साइंस पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चंस मैच करना है तो आप इन पे भरोसा कर सकते हो। उसके बाद द लार्जर एरिया अंडर द क्या है, हाइस्टेरेसिस कर्व, है ना, BH ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिपॉजिट्स डिपेक्ट्स। तो ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ लैगिंग को दिखाता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्पर्सन की बात हो रही है। व्हेन सनलाइट व्हाइट लाइट फेल्स ऑन अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, अ बैंड ऑफ कलर्स कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमो रिप्रेजेंट द इफेक्ट अप्रोप्रिएटली, है ना। तो डिस्पर्शन की यहाँ पर बात हो रही होगी, है ना। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो ये क्वेश्चन भी आपसे सही बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर जिसने भी सी लगाया उनका एकदम सही जवाब है। Which one among the following statements related to human eye is correct, है ना। For a person suffering from long sight defect, the image of a near object is focused behind the retina, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो ये आप बता सकते हो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है तो मैं डिटेल्स इसको नहीं पढ़ूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 72 है उसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 73 की अगर हम बात करें तो 73 में जो सही जवाब है यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए, बी इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ए, है ना। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी है, ये जो भी मेरा फ्रेंड है उसका मानना है ना। मेरे लिए तो सारे काला अक्षर भेज बराबर है, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन भी मुझे डिफिकल्ट लगते हैं जबकि यहाँ के भी, लेकिन बेसिक जो क्वेश्चन है बायो वगैरह के वो मेरे सही होते हैं। लेकिन अभी मेरा पर्पज क्या है, आपको सही आंसर्स बताना, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट मैच करना था लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है 3, 4, 1, 2 यहाँ पर करेक्ट मैच है। तो अगर आपने सी लगाया क्वेश्चन नंबर 74 में तो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। तो 75 में अगर आपने सी लगाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है, स्टेटमेंट नंबर जो 3 है वही आपका क्या है, करेक्ट है, बाकी के दोनों इनकरेक्ट। उसके बाद करंट के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। जैसे कि जो अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में पूछा गया है ना। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, है ना। तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कोड की मदद से आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो पहला स्टेटमेंट है, द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन was approved by the Union Cabinet Government of India in the year 2023। तो ये एकदम सही जवाब है। 4 जनवरी 2023 को मोदी जी ने इसको शुरू करा था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। लेकिन नीचे जो मिनिस्ट्री वाला जो ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जबकि ये मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू नहीं किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल जो एनर्जी है ना, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके द्वारा इसको चलाया जाता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। उसके बाद इंडिया और पोलैंड के बीच में, ये पिछले साल की न्यूज है, मोदी जी जब पोलैंड की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने एक 5 ईयर का एक्शन प्लान अनाउंस करा था, जिसमें पोलैंड के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात हुई थी।
तो ये 2024 से लेकर 2028 तक चलना था। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो वो आपका एकदम सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करें तो इस बार हमारे देश के अंदर इनॉग्रल राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हुए थे, पहली बार इसमें इसकी शुरुआत हुई है 2024 में, पहली बार शायद ये दी गए हैं, है ना। तो इसमें कैटेगरी है विज्ञान रत्न अवार्ड की। वो किसको मिला था? तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, प्रोफेसर गोविंद रंजन पद्मनाभन, इनको ये अवार्ड मिला है। अगर आपने ए लगाया है तो एकदम सही जवाब है ना। इनको क्या मिला है? विज्ञान रत्न मिला है। बाकी के जो नीचे तीनों में है इनको क्या मिला? विज्ञान श्री, है ना। तो इनको भी अवार्ड्स मिले हैं लेकिन वो कैटेगरी अलग है। इनको किससे नवाजा गया है? विज्ञान रत्न अवार्ड है, जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होगा इस कैटेगरी के अंदर। जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है उसके अंदर जो सबसे बड़ा पुरस्कार है विज्ञान रत्न, वो किसको मिला था 2024 के लिए? प्रोफेसर गोविंद रंजन पद्मनाभन। तो इन्होंने बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको सरकार ने एक तरीके से इनको सम्मानित करने के लिए अवार्ड दिया था 78 में। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो एकदम सही जवाब है। ये सेट डी हम डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रामीण भारत महोत्सव, है तो 2025 की न्यूज है। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में जनवरी के मतलब शुरुआत में आया था। तो अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रमोट करता है हमारे देश के जो रूरल पॉपुलेशन है उनके अंदर, और साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है उनको भी सपोर्ट करने की बात करता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पर सही है। उसके बाद द 2024 OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी सीएसई में पूछा गया है लेकिन अलग अलग तरीके से। तो जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज होती है, वो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ना। तो वो किसको एक OPCW के द्वारा एक जो हैग अवार्ड है वो दिया गया था पिछले साल, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला था इंडिया से? तो आपको ध्यान रखना है कि इंडियन जो केमिकल काउंसिल है उसको ये अवार्ड मिला था, ऑप्शन नंबर ए। तो 2024 के लिए इंडियन केमिकल काउंसिल को अवार्ड मिला था। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो आपका एकदम सही जवाब है ना। तो उनके काफी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन थे केमिकल जो वेपन्स हैं उनको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, तो उसी के लिए 2024 का अवार्ड इंडियन केमिकल काउंसिल को मिला था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट पार्ट ऑफ द पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका कौन सा स्टेट पार्ट नहीं है? तो ऑब्वियसली बात है पूर्व में आपको छत्तीसगढ़ नहीं मिलेगा, ये सेंट्रल इंडिया के अंदर मिलता है, मध्य प्रदेश के एकदम बगल में, जबकि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल ये तीनों के तीनों आपको ईस्टर्न इंडिया के अंदर मिलते हैं। तो भारत सरकार ने बहुत एक तरीके से एक इनिशिएटिव शुरू करा है जहां पर इन जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनके अलावा बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अलावा यहाँ पर हमारा फोकस होगा उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के ऊपर भी। इन पांचों स्टेट को गवर्नमेंट क्या कर रही है? बहुत ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रही है और इनको ग्रोथ का इंजन बनाकर जो ईस्टर्न डेवलपमेंट है, ईस्टर्न साइड का जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें कई सारे कमियां हैं उनको दूर करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। उसके बाद 82nd क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया था तो वो आपका एकदम सही है ना। Which of the among statement refer to the which of the following statement with regard to the national manufacturing mission is correct? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो इट कवर्स स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही है। इट विल सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल सही है। इट विल फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, अगर आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी इसको लगाते तो सही जवाब तक पहुंच जाते। अगला है द घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, ये न्यूज में था पिछले साल। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो एकदम सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो आपका जवाब एकदम सही होगा। उसके बाद 84 में आईडी हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 84, अरेंज द फॉलोइंग मिलिट्री ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अभी आप देखो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बारे में सर यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन अलग अलग जो ऑपरेशन हमने लॉन्च करे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन हुआ था वो हुआ था ऑपरेशन रिडल। 1965 का जो वॉर हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तब ऑपरेशन रिडल हुआ था। उसके बाद अगर आप देखोगे 1971 का जो वॉर हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर या फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसमें ऑपरेशन कैक्टस लिली आया था। उसके बाद 1985 में ऑपरेशन मेघदूत आया था सियाचिन ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तब ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया था। तो 84 में अगर आप देखोगे तो जो करेक्ट जो आपका कोड है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2
134 है ना। सबसे पहले आया था ऑपरेशन लेडर, फिर ऑपरेशन किक्टलेजी, उसके बाद मेघदूत और लास्ट में ऑपरेशन सफेद सागर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट रिसेंटली इलेक्टेड चांसलर ऑफ जर्मनी मिस्टर फ्रेडरिक मर्ज। तो जर्मनी के रिसेंटली जो चांसलर है वो बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। तो उनके बारे में, अब ये बहुत मुश्किल सवाल है, किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स के बारे में हमसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा मत करना कि अगली बार जहां जहां जिस देश में इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर क्या क्या इंटरनल डिटेल्स निकल कर आ रही वो आप पढ़ने लग जाओ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ये एक बाउंसर है और इसको छोड़ना होता है ना। अगर आपको पता है तो ठीक है, कहीं पढ़ने में आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता तो इस तरीके क्वेश्चन को छोड़ देना है। लेकिन इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 85 का, मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों जो कोड्स हैं वो आपके क्या है, एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट फ्रेडरिक मर्ज से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग को हार गया था और इनकी जो अलायंसेस पार्टी है कोalition के अंदर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 की यदि हम बात करें, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है द स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रीजन ऑफ क्रोमोसोम। तो वापस कुछ बायो के क्वेश्चंस आपके आ गए हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया है तो वो आपका एकदम सही जवाब है। उसके बाद विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज करेक्ट। तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया था तो वो एकदम सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए एंटीपोड यहाँ पर सही जवाब होगा। फिर 89 अगर आप देखोगे तो 89 के अंदर ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया था तो वो एकदम करेक्ट है। अब मैं साइंस वाले एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना मेरा अच्छा साइंस है नहीं कि सारी बातें मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। फिर क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा सही। आउट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन प्लांट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये तो मुझे भी पता है, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये मैंने भी पढ़ा है, मेरे को भी याद है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। Which one of the following regions in plants is responsible for the growth of its root and shoots? तो रूट एंड शूट्स के लिए एपिकल जो मेरिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मुझे भी पता है, मैंने पढ़ा था बायो में बहुत अच्छे से। Which one of the following arteries supplied blood to the human heart muscle? तो अगर आपने ह्यूमन हार्ट को अच्छे से पढ़ा है, अपने दिल को अगर अच्छे से जानते हो तो आपको पता होगा कि जो कॉर्नरी आर्टरी है ऑप्शन नंबर सी, वो यहाँ पर क्या है, एकदम सही जवाब है। वही क्या करती है, ह्यूमन हार्ट को ब्लड को की सप्लाई करती है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डिमोन्स्ट्रेट डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये भी बहुत बायो का बेसिक क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर जो 93 है उसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैमल्स। उसके बाद 94 में अगर देखो कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ, तो कोलेस्ट्रॉल किसका टाइप है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी लिपिड का टाइप होता है। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 95 बायो का आखिरी क्वेश्चन, प्लांट्स अडॉप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट्स एंड अदर ड्राई हैबिटेट्स आर कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ज़ेरोफाइट्स उनको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया है तो वो आपका एकदम सही जवाब है। तो अगर आप देखो, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है लेकिन अगर आपने बेसिक साइंस को अच्छे से पढ़ लिया तो भी आप सही जवाब लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, है ना, तो 96 थोड़ा था ये एक्ट्स मैंने पढ़ाया था पॉलिटी के अंदर, वहीं से एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका उठ के आया हुआ है। द पिट्स इंडिया एक्ट, मतलब एक साइड आपके एक्ट्स लिखे हुए हैं और एक साइड उसका प्रोविजन है, तो मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, एकदम सीधे मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। तो 96 में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3412, यानी कि पहले के अंदर क्या है आपका, ये 3 है, उसके बाद बी में क्या है 4 है, उसके बाद सी में क्या है, सॉरी 3421 2 है और लास्ट में क्या है 1 है ना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम सही जवाब है। उसके बाद 97 की अगर हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 97 की अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 2 कैटेगरीज, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, एकदम सही स्टेटमेंट है। उसके बाद the central subjects are divided into reserved and transfer subject और provincial governments were granted the power to make their own budgets and levy taxes। तो जो स्टेटमेंट 3 है वो भी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है आपका, इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल सब्जेक्ट की बजाय प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, है ना। अगर आपने 1990 का एक्ट है वो अच्छे से पढ़ा है तो वो आपको पता होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका 98, from amongst the following identify the correct option that captures the changes made in article 74(1) of the constitution of the India through the 42nd amendment act of 1976। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पॉलिटी को इसको बहुत अच्छे से पॉलिटी में हमने इसको कवर किया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो 42nd अमेंडमेंट है उसके बाद से प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया था,
the president shall exercise his or her function on the advice of the council of minister headed by the prime minister. तो प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल है उसके जो एडवाइजर्स है उनको मानना, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करने की बात यहाँ पर हुई थी बहुत डिटेल में। ये अमेंडमेंट भी मैंने आपको समझाया था। और 74(1) में क्या क्या बातें हैं डिटेल में हमने क्लास में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 के अंदर अगर हम देखोगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सीएजी की पावर से रिलेटेड बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। तो अगर आप देखोगे, he or she audits and reports on all expenditures and the consolidated fund of India, एकदम सही जवाब है ना, पहला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, he controls the issue and receipt of money from the consolidated fund of India, बिल्कुल गलत है। ये यूके के सीएजी के पास पावर्स होती है, इंडिया के सीएजी के पास ये पावर्स नहीं होती है। He audits and reports on the expenditure of all bodies substantially financed from the union और स्टेट रेवेन्यूज। तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया था, ऑप्शन 1 और 3 क्या है, एकदम यहाँ पर सही होगा। उसके बाद मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर कमेटी है और उनके रिकमेंडेशन, ये वाला क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा मुश्किल मानूंगा। नॉर्मली पंचायती राज से इतने मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने बेसिक्स को अच्छे से आपके कवर्ड है तो आप इसको अच्छे से बता सकते हो। जैसे कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, उन्होंने 3 टियर सिस्टम बताया था, है ना। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जिला पंचायत परिषद, तो यहाँ पर 1 को 4 से आप मैच कर सकते हो, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो अशोक मेहता कमेटी है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को क्रिएट करने की बात करी थी, पोस्ट को क्रिएट करने की बात करी थी। जीवीके राव कमेटी, इनके सामने क्रिएशन ऑफ जिला परिषद एंड मंडल पंचायत, इसकी बात करी थी। जबकि एलएम सिंघवी कमेटी ने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज, है ना। और इसी के बाद से फिर क्या हुआ था, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। तो हमारा करेक्ट कोड क्या होगा, 4231, है ना। तो 4231 कहां पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ये आपका क्या है, एकदम सही जवाब है। उसके बाद 102, बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट अरेंज द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है ना। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद सार्क, फिर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी कि कॉर्पोरेशन एपेक, या फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि आसियान। तो एक एक करके इनके ईयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बना था आसियान 1967 के अंदर, फिर बना था आपका सार्क 1985 में, फिर बना था एपेक 1989 में, और लास्ट में आपका बना था संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बना था 2001 में। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना कि इंडिया इनमें से किस किस की बॉडी है ना। तो आपका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 101 ही है ना ये। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4231, है ना। सबसे पहले 4, फिर 2, फिर 3 और देन लास्ट में 1। ठीक है, उसके बाद 102 में अगर हम देखें, द यूनाइटेड नेशन कार्बन ऑफसेट प्लेटफॉर्म इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू कॉम्पेंसेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय परचेसिंग कार्बन क्रेडिट्स। Who among the following can buy these carbon credits? बहुत इजी है, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या सिटीजन, कोई भी इसको क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है उनका जवाब एकदम क्या है, सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कॉमन सेंस की मदद से भी लगा सकते हो। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अ सिक्किम प्रजामंडल। तो सिक्किम प्रजामंडल के जो फाउंडर है उनका नाम है काजी लेनोप दोरजी कांगसरपा, है ना। तो इन्होंने 1946 या इसके आसपास शायद इसकी स्थापना की थी। एग्जैक्ट ईयर आप देख लेना, शायद 1945 या 1946 है। तो काजी लैंडो दोरजी, अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मुझे माफ करना, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसको चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया तो एकदम सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा नहीं है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर कहां पे होती है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 129 हमने डिस्कस किया था, और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 215, है ना। इन दोनों के पास ही क्या होती है, पावर्स होती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, बिल्कुल नहीं होती, इनके पास कोई पावर्स नहीं होती। तो सी आपका इनकरेक्ट है। ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, तो ये भी क्या है आपका, एक तरीके से ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। पहला, दूसरा और जो चौथा है, ये ए बी एंड डी क्या है आपके करेक्ट है। जबकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास क्या होती है, पावर्स नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, तो जिसने भी सी लगाया है उनका जवाब एकदम सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल इवेंट्स। तो इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। द फर्स्ट गल्फ वॉर वाज रिलेटेड टू द इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत, बिल्कुल सही बात है।
मिखाइल गोर्बाचेव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन एट द टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपको पता होंगे। और बोरिस येल्सिन क्या था, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट था रशिया का। एकदम सही जवाब है। जिन्होंने भी डी लगाया है यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, WTO वाज सेट अप एज द सक्सेसर ऑफ GATT। बिल्कुल, GATT 1945 में आया था और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शायद 1995 के आसपास बना था, तो इसका सक्सेसर था। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है क्वेश्चन नंबर 106 में। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टेटमेंट, IAEA टीम्स इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल सही जवाब है। ईरान में जब हमला हुआ था तब IAEA के बारे में बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आ रहे थे। अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो करा है तो आप इजीली आप इसको बता सकते हो। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन NGO। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं। सारी की सारी बॉडीज क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया था तो आपका जवाब सही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भूदान मूवमेंट आर करेक्ट। तो भूदान मूवमेंट से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है आपके सही है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो पहला स्टेटमेंट, इट वाज एम्ड एट अटेनिंग अ नॉन वायलेंट सोसाइटी। बिल्कुल सही जवाब है। शांति से सभी अपनी जमीन को दान करते हैं जिनकी इच्छा है। उसी के लिए विनोबा भावे ने ये मूवमेंट शुरू करा था। इट इंक्लूडेड स्कीम्स सच एज संपत्ति दान एंड श्रमदान। बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इट बिगेन इन अ विलेज इन आंध्र प्रदेश 1951। ये भी आपका क्या है एकदम सही है। तेलंगाना के अंदर, आज के तेलंगाना के अंदर, पहले आंध्र प्रदेश के अंदर एक विलेज था जिसका नाम है पोचमपल्ली, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया था उनका जवाब यहाँ पर क्या है एकदम सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 108, तो 108 में क्या है, which one among the following statement about the Department of Defense is not correct? तो it is headed by the Defense Secretary। तो जो पहला स्टेटमेंट है आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, एक सेकंड में देख लूं। 108, तो 108 में जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपसे पूछा है। तो जो डिफेंस सेक्रेटरी वही इसको हेड करता, सही जवाब है। इट डील्स विद डिफेंस पॉलिसी एंड प्लानिंग। बिल्कुल सही जवाब है, मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट फैसिलिटेट्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिलिट्री प्लानिंग फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये आपका क्या है इनकरेक्ट है और यही आपका क्या है सही जवाब है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस ऑपरेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, है ना। तो ये भी आपका क्या है सही है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डिपार्टमेंट ऑफ क्या है मिलिट्री अफेयर्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यहाँ पर नहीं होगा, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जिसको हेड कौन करता है, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं CDS साहब, वही इसको क्या करते हैं हेड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया तो आपका जवाब क्या है एकदम सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, उसमें जो सही जवाब है आपको बताना है, विच हिंदुस्तानी क्लासिकल राग इज संग एज एन इन्विटेशन टू रेन। तो पानी को बुलाने के लिए राग मल्हार, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट्स इज द ऑथर ऑफ द बुक, क्या है कीर्तार्जुनियम, है ना, कीर्तार्जुनियम। तो 110 में इसमें जो सही जवाब है भैरवी, ऑप्शन नंबर बी। ये कीर्तार्जुनियम एक बुक है जिसमें अर्जुन का भगवान शिव से किरट के रूप में, किरट क्या था, एक ट्राइबल लीडर था या फिर ट्राइबल हंटर था, वहां पर किरट का भेष यहाँ पर एक तरीके से शिव जी ने लिया था और उनका और अर्जुन के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ था उसी को भैरवी ने बताया था। 6th सेंचुरी के अंदर ये शायद बुक लिखी गई थी, कीर्त अर्जुनम। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है सही जवाब है। उसके बाद 111 में अगर हम देखें तो यहाँ पर इकोनॉमी के थोड़े से मुश्किल सवाल आए थे इस बार। अगर आपने इकोनॉमी के आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है तो आपसे यहाँ पर सही जवाब नहीं बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ गुड्स एंड इनकम इलास्टिसिटी आर करेक्टली मैच्ड। तो हर बार इनकम इलास्टिसिटी के ऊपर एक आध क्वेश्चन आता है, इस बार भी वही हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑप्शन में A, B, C या फिर D, तो चारों में से जो ऑप्शन नंबर C है 1 और 2 यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। बाकी तीसरा क्या है इनकरेक्ट है। अगर आपने उसको एलिमिनेट कर दिया था तो फिर आप सही जवाब तक पहुंच पाते। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप ऑफ फर्म इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 112 है उसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आपका अगर आपने लगाया है तो वो सही है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विद कॉम्पिटिटिव फर्म। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जब हम क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो वीडियो हमारा क्या हो रहा है बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। उसके बाद 113 में सीधे अगर आप देखोगे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका इनकरेक्ट है। उसके बाद अलग अलग बुक्स हैं और उनके ऑथर्स के नाम क्या क्या है उनको आपको कोड्स के थ्रू मैच करना था।
तो जॉन मिनार्ड किन्स, उसके बाद पोल क्या है साइमनसन, उसके बाद अमर सेन और अभिजीत वी बनर्जी एंड एस्थर डुफ्लो, है ना, इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इनकी किताब का नाम आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो आप इसके बारे में पता कर लेना, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, फिर से ये रिपीट हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी 2431 यहाँ पर करेक्ट कोड होगा। अगर आपने बी लगाया तो आपका जवाब क्या है, एकदम सही है। उसके बाद कोलेबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज was the theme of a meeting in 2025 under the aegis of वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन नंबर ए एआई के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है दावोस के अंदर हर साल जनवरी के महीने में, वहीं पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर एक कोलैबोरेशन ऑफ द इंटेलिजेंट एज करके एक मीटिंग हुई थी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंदनी सहकार स्कीम, बहुत इजी क्वेश्चन था। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर स्कीम। उसके बाद 117 में अगर हम बात करें, विच वन अमंग द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन यूनियन बजट। तो 2025-26 में किसको सबसे ज्यादा एलोकेट किया गया था? तो आपको ध्यान रखना, भारत सरकार जो इंटरेस्ट पेमेंट है उस पर बहुत ज्यादा खर्चा करती है, तो ये यहाँ पर आपका सही जवाब है। बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लगभग 8% के पास आसपास एलोकेट किया गया था, डिफेंस को भी 8% के आसपास, जबकि इंटरेस्ट पेमेंट का जो मार्क है वो बहुत ज्यादा था। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो वो आपका क्या है, एकदम सही है। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपका जो पेपर हो जल्दी कंप्लीट हो जाए, इसको माइंड मत करना, हमारा पर्पस है आंसर्स मैच करना, है ना। डिटेल्स हम इनको सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर लेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट इज आर नॉट करेक्ट, है ना, तो कौन से करेक्ट नहीं है? यहाँ पर आप देखो, इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट हैज मोर देन डबल्ड रीचिंग अराउंड 4.3% इन 2023 फ्रॉम 1.9% 2005। तो बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट जंप आया था, काफी न्यूज में आया था जब हमारा बजट वगैरह आया था, सारी डिटेल्स इसके बारे में निकली थी। जबकि सेकंड स्टेटमेंट वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखोगे तो हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और आईटी सेक्टर है, उसका जो परसेंटेज है वो काफी इंक्रीज हुआ और 10.2% के आसपास हो गया है, ना कि टेक्सटाइल का, ना कि ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट का। तो ये नंबर अभी भी कम है। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, वो आपका क्या है, सही जवाब है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पर ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट की जगह अगर टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन होता है या फिर आईटी सेक्टर होता, तो फिर आपका ये जवाब, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका इनकरेक्ट है और ये आपका क्या है, आंसर है। उसके बाद which one among the following is not identified as one of the engines of development in the union budget। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यूनियन बजट में 4 इंजिन्स ऑफ डेवलपमेंट डिसाइड हुए थे, उसमें एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट तो शामिल था, लेकिन टेक्सटाइल शामिल नहीं था, है ना। तो टेक्सटाइल की जगह क्या था, एमएसएमई, ठीक है। तो अगर एमएसएमई यहाँ पर था, टेक्सटाइल नहीं था, तो यही क्या है आपका करेक्ट जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 119 का। उसके बाद 120 की अगर हम बात करें, which one among the following schemes focuses on developing modern infrastructure and optimizing supply chain from farm to retail in Indian agriculture sector। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के ऊपर फोकस्ड है ताकि एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट वगैरह हमारे देश से बढ़ सके। उसके बाद which one among the following financial institution reports the monthly purchasing managers index, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इकोनॉमी का। अगर ये भी आपका गलत हुआ तो आपको तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। तो HSBC, आपका जो HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग जो कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा ये रिलीज किया जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि G20 जो मीटिंग है, फिर जो G20 का जो ग्रुप है वो आपका 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था। एवरेस्ट की शुरुआत, उसकी मीटिंग की शुरुआत 1999 से हुई थी, ना कि 2001 से। 2001 में बना था आपका SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 123 की अगर हम बात करें, द यूनियन बजट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अनाउंस द इश्यू ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स कब रिलीज किए गए थे, कौन से बजट में? तो आपको याद रखना 2022-23 का जो बजट आया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which one among the following is the estimated fiscal deficit as a percentage of GDP of India in the budget estimates of 25-26। तो 2025-26 में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना रहने का अनुमान है? तो ये आपको ध्यान रखना 4.4% बजट में आया था। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा
तो आप इसको देख लेना। उसके बाद द कोड ऑन वेजेस वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो पुराना करंट अफेयर, पुराना क्वेश्चन है लेकिन करंट में कहीं ना कहीं न्यूज में आया होगा, तो इसका ईयर याद रखना था आपको 2019। तो आप कमेंट में बताना कि आपके कितने जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हुए और कितने इनकरेक्ट हुए, कितने मार्क्स आपको बन रहे वो भी आप मुझे बताना। अब मैं थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस आपको बता देता हूँ 2 मिनट में कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो अगर लेवल की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ साइड पे था, आप बोल सकते हो, है ना। मॉडरेट टू टफर साइड था। कुछ एरियाज थे जो अगर आपने ठीक से नहीं पढ़े तो आपको मुश्किल लग सकते हैं, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग थे, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक के क्वेश्चन, अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स आपके अच्छे से कवर्ड नहीं है तो वो आपसे नहीं बनेंगे। हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट और मिडाइवल के ऊपर ज्यादा फोकस था, तो वहां से ज्यादा मुश्किल पार्ट पूछा गया था। इसके अलावा यूपीएससी का जो पैटर्न है लेंदी जो क्वेश्चंस बनाना, और इसके अलावा ऑप्शंस का जो ऑप्शन के साथ हेल्प करके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछना। जैसे अभी पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ओनली 1 2 या फिर 2 स्टेटमेंट सही है, 3 है, 4 है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसमें एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करती है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। उसके बाद यदि हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मैं नहीं बता सकता, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं यूपीएससी के क्वेश्चन को एनालाइज करके आपको कट ऑफ बता सकूं। और कट ऑफ आप कहीं और से देख लेना, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। आप बस ये चेक कर लो इस वीडियो के थ्रू कि आपके कितने क्वेश्चन सही या फिर गलत हो रहे हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड यही है कि सारे क्वेश्चंस पे बराबर, सारे जो एरियाज है वहां पर बराबर मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि पेपर के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका एनालिसिस करके बता देता हूँ। अगर इस पेपर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, हर बार की तरह मैंने आपको पहले भी बोला था कि साइंस का जो एरिया है वहां से लगभग 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, इस बार भी आए। उसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन के आसपास मैंने बोला था, लेकिन इस बार 15 के आसपास क्वेश्चन आए। तो दोनों के मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 45। तो जो नॉन मैथ साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, और उसके अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप डिफेंस सर्कल को ज्वाइन कर लेना। उससे रिलेटेड कई सारे नए नए अनाउंसमेंट मैं आपको करने वाला हूँ, और हो सकता है नया पेज भी मैं अनाउंस करूं। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपको हमसे कनेक्ट होना है, तो आप इस नंबर के थ्रू यहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप आप मुझे करना 9669799459 के ऊपर, यहीं से मैं आपको मिल जाऊंगा। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करना 9669799459, है ना, 459 लास्ट में, ये ठीक से लिखा नहीं पाया मैं, है ना। तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना, मेरी कोई हेल्प चाहिए, और तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना। और साथ में हमारा जो चैनल है डिफेंस सर्कल, यूट्यूब के ऊपर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी इसी यूजर नेम के साथ आपको मिल जाएगा। सर्कल के अंदर डबल आर है, बस स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, CIRRCLE है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन की फिर से बात करें, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे। ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेटोलॉजी और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफी कम आपको देखने को मिले। इसके अलावा ओशिनोग्राफी से भी काफी कम क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। तो इस बार ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो जो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो मॉर्फोलॉजी, उसके क्वेश्चन काफी ज्यादा आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस है। आर्ट एंड कल्चर से कई सारे क्वेश्चन है, खास करके जो लिटरेरी वर्क्स हैं, कई सारी किताबें हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना। हिस्ट्री के सारे पोर्शन हमारे लिए जरूरी है। अगली बार हो सकता है मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, या फिर आर्ट एंड कल्चर से ही सारे क्वेश्चन आ जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। पॉलिटी के क्वेश्चन काफी बेसिक थे, इजी क्वेश्चन थे, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराए आपके इजीली क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग पहले ही बता चुका, 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे हुए हैं। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस और स्कीम से काफी क्वेश्चन थे। इसके अलावा बजट से भी काफी क्वेश्चन आपके पूछे गए। इसके अलावा जो हमारे मोदी जी हैं, जिन देशों की विजिट करते हैं वहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट उनके द्वारा साइन किए जाते हैं, वे क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस था इस बार का। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा मैं क्वेश्चन की बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की अगर मैं देखूं तो ज्योग्राफी से लगभग वही 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछे गए। मैथ्स और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए इस बार, क्योंकि जो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के साथ साथ जो आर्ट एंड कल्चर है उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। मॉडर्न इंडिया से कम क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। तो अगली बार से हिस्ट्री को अवॉइड मत करना, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इसकी क्लासेस बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे। उसके बाद साइंस के 30 क्वेश्चन आए हर बार की तरह, है ना, प्रॉपर आपको देखने को मिला होगा ज्योग्राफी। इसके अलावा इन्वायरमेंट से भी 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, कुछ करंट के और कुछ बेसिक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थे। कंप्यूटर के भी बहुत इजी क्वेश्चन थे। पॉलिटी के मॉडरेट क्वेश्चन थे, ना तो ज्यादा आसान बोलूंगा, कॉन्सेप्चुअल था। अगर आपने पढ़ा है ठीक से तो ये आप इसको बना सकते थे।
उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन थे, क्यों? क्योंकि कई सारी किताबों के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं होगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा एनालिसिस था। अगर इसके अलावा इकोनॉमी से बेसिक इकोनॉमी के क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन मैं थोड़ा सा मुश्किल मानूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल थे। उसके बाद करंट अफेयर्स में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्कीम्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और बजट से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस था मेरी तरफ से। मुझे ये समझ में आया कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू टफर साइड पर था। अगर आप यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट है तो आपको बहुत ज्यादा इजी पेपर लगा होगा, लेकिन अगर आप सीडीएस के एस्पिरेंट है या फिर सिर्फ सीएपीएफ के एस्पिरेंट है, अगर आप सीडीएस के एस्पिरेंट है तो आपको पेपर मुश्किल लगा होगा। अगर आप सीएपीएफ के हैं तो आपको पेपर मॉडरेट लगा होगा, लेकिन अगर आप सीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि पेपर इजियर साइड के ऊपर या फिर इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, मुश्किल तो आपको नहीं लगा होगा। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, है ना। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन पूरे आंसर्स आप मैच करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कितने नंबर आए हैं। और कट ऑफ को लेकर मैं कोई बात नहीं करूंगा। और मुझसे अगर कनेक्ट होना है तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली आप मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर इस नंबर के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। 9669799459 ये मेरा नंबर है, इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के ऊपर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, जय भारत।